आरक्षण की बात पूछ रहे हैं ना, मैं बात आपसे ये कर रही हूँ कि आपकी जिंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। क्या सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने से कितना पैसा मिलता है? प्राइवेट नौकरी में नौकरी पाने से कितना पैसा मिलता है? अंतर नहीं पता यहाँ पे लोगों को। कितने लोग मिले यहाँ पे नीतीश जी से? मैं इतने छोटे से उनको देख रही हूँ, कोई आते भी नहीं है यहाँ पे आप लोगों के। अगर पूछे होते तो आज ये प्रश्न नहीं पूछना पड़ता। 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी मुख्यमंत्री बन रही हैं। पहली चीज इसमें एक चीज जरूरी है बोलना, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी ये नहीं लिखा था उस दिन, लिखा ये था कि मुझे बिहार को बदलना। पुष्पम प्रिया चौधरी का पहला इंटरव्यू, बोली मुख्यमंत्री बनना होता तो जदयू में चली जाती। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज प्रतिदिन। सनसनीखेज विज्ञापन के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कोरोना काल में लगातार सरकार की खामियों को उजागर किया है, लेकिन अब तक वह मीडिया के सामने नहीं आई हैं। पहली बार पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की जनता के सामने आई हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी आज पालीगंज विधानसभा के काब गांव के दौरे पर पहुंची, जहां संवाददाता नीरज कुमार ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आगामी चुनाव की रणनीति से लेकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं उनकी बहुत सारी नीतियों से सहमत नहीं हूँ, पर उनका नाम मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि हमारे देश का इतिहास रहा है कि महिला नेताएं भी हुई हैं। पढ़ा लिखा नेता तो देखा ही नहीं है, क्योंकि जितने भी नेता हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता आज के हमारे इस देश में, लेकिन हुए हैं। 74 साल पहले हम लोग आज़ाद हुए थे। बहुत सीधी सी बात करूंगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप लोगों को शायद ये समस्या उतनी गंभीर नहीं लगती है क्योंकि सबको आदत हो गई। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी ज़िले में, जिस भी गाँव में, हर जगह की हालत बहुत ख़राब है। सरकारें कहीं नहीं होती। आपके साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि आप पटना में हैं, तो सरकारें जो हैं वो यहाँ बैठती हैं, थोड़ा दूरी सही, लेकिन यहीं बैठती हैं, यहीं से सब कुछ करती हैं मैनेज करके। नीचे कोई जाता नहीं है, यहाँ भी कोई आता नहीं होगा, आई एम श्योर। तो 74 साल पहले हम आज़ाद हुए, ये तो सबको पता होगा यहाँ पे। इट्स नॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन। क्यों आज़ाद हुए थे? क्योंकि ऊपर में जो बैठे लोग थे वो हमसे चुरा रहे थे। यही कारण था। जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश हुकूमत, लोग नहीं, ब्रिटिश हुकूमत, वो हमसे चुरा रही थी, हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही थी। इसीलिए हम आज़ाद हुए थे, जिस आज़ादी के लिए हमारे देश के इतने सारे लोग सूली पे चढ़ गए, गोली के सामने जाके खड़े हो गए, अपनी जान दे दी। आज के लिए सारी बातें ऐसे रफा दफा हो गई। अब तो नहीं कोई जान दे रहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद उस वक्त में जब हम आज़ाद हुए थे तो बिहार भी बहुत अच्छा कर रहा था, वैसा ही कर रहा था जैसे कि बाकी सारे देश थे। अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, एक ही पायदान पे सारे राज्य थे हमारे देश में जब हम आज़ाद हुए थे। उसके बाद वक्त बीता, फिर 30 साल पहले देश में एक घटना हुई। वो घटना ये थी जो इकोनॉमी से संबंधित थी। कोई नेता आजकल इकोनॉमी की भी बातें नहीं करता, तो ये भी थोड़ी अलग बात शायद आपके कानों में लगे। पूरा देश ग्लोबलाइज हुआ था, मतलब कि पूरे देश की जो इकोनॉमी थी वो खोल दी गई थी। जब इकोनॉमी खोली, मैं तथ्यों की बात करती हूँ क्योंकि थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, तो ऐसी जुमलों वाली बातें मुझसे की ही नहीं जाती हैं। पूरा देश के आपके जितने राज्य हैं वो 30 साल की उस घटना की वजह से बिल्कुल ऊपर चले गए। और हमारे साथ क्या हुआ? हम नीचे चले गए। सच्चाई यही है, फैक्ट जिसको कहते हैं फैक्ट, वो यही है, हम नीचे चले गए। प्रश्न ये है जो पूछने की ज़रूरत है कि हम नीचे क्यों चले गए। 30 साल में जब पूरा देश आगे बढ़ रहा था, जब रोज़गार आ रहे थे, जब इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे, तो हम नीचे क्यों जा रहे थे? उसका कारण है ये सारे नेता, और कोई कारण नहीं है। कहते हैं लोग कि बिहार में लोगों की क्या करेंगे, बिहार में लोगों की किस्मत खराब। कहते हैं ना, आपके जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं हथुआ नक्षत्र आ गया, ये हो गया, मैं क्या करूं, सब कुछ तो ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई किस्मत खराब नहीं है। जब यहीं पे खड़े लोग बाहर जाते हैं
नौकरी की तलाश में तो किस्मत अच्छी हो जाती है ना। यहाँ पे कोई नौकरी ही नहीं है। आपके देश में कोई भी ऐसा राज्य है जहाँ पे कि एक भी उद्योग नहीं हो? आपके राज्य को छोड़ के नहीं है? नहीं है ना? मुझे नहीं पता, आप ही बताइए, कोई है क्या? हमारे राज्य के अलावा ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें एक भी उद्योग नहीं है। सभी तो पढ़े लिखे लोग नहीं होते। उसके लिए भी हमारी सरकारों को ही थैंक यू कहना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पे तो इन्होंने कभी जोर नहीं दिया। खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो मजदूर हैं, वो उन्हें सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती। और हमारी जो ज़्यादातर आबादी है वो ऐसी ही है, तो वो क्या करेंगे? अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जाते हैं, वहाँ पे गालियाँ खाते हैं क्योंकि बिहार से आते हैं। वो गालियाँ भी हमें इन्हीं लोगों की वजह से पड़ती है। इनको जब लोग देखा करते हैं कि किस तरीके से बात करते हैं, आधा से ज़्यादा तो क्रिमिनल हैं, तो हम पे हंसते हैं। हम कहते हैं ना कि जो भी हमारा लीडर होता है, वो समाज का जो प्रतिनिधि होता है, वो हमारा ही प्रतिबिंब होता है। यही है ना, पूरे प्रजातंत्र का तो यही मतलब है कि हम उसको चुनते हैं जो कि हमारा प्रतिबिंब होता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से बिहार सबसे पीछे है, हम देश में, दुनिया में सबसे पीछे हैं। कोई नंबर नहीं है वो, उसका मतलब ये है कि हमारी जो आय है वो पूरे देश में सबसे कम है। तब जो सबसे पढ़े लिखे 2 लोग थे, उसमें एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने भी अमेरिका से पढ़ाई की थी, फिर यहाँ पे आ गए। अच्छे नेता थे, इसमें तो किसी को यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो साक्ष्य यही कहता है। तीसरे जो थे, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, वहीं से उन्होंने पढ़ाई की थी, B.R. अम्बेडकर। उन्होंने आपके देश का संविधान लिखा है। बाकी तो मैं दिल चीर के नहीं दिखा सकती, पर यही एक मौका है। इसको कोई चुनाव मत समझिए, क्योंकि मेरे लिए ये चुनाव नहीं है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है इस जगह को बदलने के लिए, ये जानते हुए कि इस जगह को बहुत आसानी से बदला जा सकता है। पैसा है ना सरकार के पास, तो रोड बनाने में, स्कूल बनाने में क्या है, क्या चीज़ की कमी है? आने की और नीयत की, दोनों में से कुछ भी नहीं है इनके पास। ना इनमें कोई काबिलियत है, ना इनकी नीयत है। ये राजनीति में आते ही हैं अपना करियर बिल्ड करने के लिए, और जब वहाँ पे बैठ जाते हैं तो चीज़ें मैनेज कर करके बैठे रहते हैं। अब भले उसका मतलब ये है कि जिसके खिलाफ लड़े फिर उसी के साथ मिल जाए, वो भी चलता है यहाँ पे। कोई सिद्धांत नहीं है किसी का भी। इतनी सी बात है, सब मैंने सही बात साफ तरीके से आपको कह दी है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, क्योंकि मैं उन्हीं पागलों के जैसी हूँ। एक वक्त में आए थे ना छोड़ छाड़ के सब कुछ यहाँ पे, जिन्होंने देश बनाया था, सब विदेश से सब कुछ छोड़ के चले आए थे। वैसे कुछ लोग होते हैं जिनमें धुन होती है चीज़ें करने की। मेरी जिद है कि मैं ये करूँगी ही। आप लोग समर्थन नहीं देंगे तो बाकी जो बच्चे हैं उनसे समर्थन लेके किया जाएगा। 1.25 करोड़ ही वोट चाहिए होता है, सब आंकड़ों का खेल है। 1.25 करोड़ वोट में ले आऊँगी, पर मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये कोई चुनाव नहीं हो रहा है, ये क्रांति हो रहा है। खासकर युवाओं को बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ बर्बाद हुए। कम से कम जो बच्चे हैं, और यंग का मेरा मतलब 40 वाले यंग नहीं है, वो राजनीति में जो 40s के ऊपर वाले लोगों को भी यंग कहा जाता है, 40s नहीं, 50s के ऊपर वालों को नहीं, तो 20s में जो लोग हैं उनको मुझे रोज़गार देना है। इसी राज्य में रोज़गार देना है, बाहर जाके जूता खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं दूंगी। इस जगह को मैं नंबर 1 भी बनाऊंगी। मैं आपसे सिर्फ मिलने आई हूँ और आपको ये कहने आई हूँ कि वो विकल्प अब है आपके पास। इसको एक क्रांति समझिए और बिहार को बदलते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा, यहाँ पे जाति और धर्म की बातें होंगी, यही होगा। मैं हर जाति हर धर्म का सम्मान करती हूँ। मेरा अपना धर्म है, आई एम अ बोर्न हिंदू, इसमें तो कोई वो नहीं है, मैं हिंदू हूँ धर्म से। आरक्षण है मैडम, आरक्षण SC/ST पर क्या स्टैंड है आपका? मुझे बोलने दीजिए, फिर आपके प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं हर धर्म और हर जाति को मैं सम्मान करती हूँ। मेरे लिए जिंदगियाँ ज़रूरी हैं, सारी जो भी जिंदगियाँ हैं। रिप्रेजेंटेशन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, सबका होना चाहिए, लेकिन उस पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह हर जाति और हर धर्म के लोगों की एक ही हालत है। जाके देखिए, कहीं भी जाके देखिए,
पूरे अभी के बिहार की बात करी, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं लोगों से जाके, मेरे इतना कोई भी नहीं जा रहा ग्रास रूट्स पे, जहाँ पे लोग आपका हाथ पकड़ के हरिजन टोला लेके गए मुझे। ठीक है, एक छोटी सी बात बताती हूँ, आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं आपके पार्टी का स्टैंड? मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिए ना, आप जवाब दीजिए ना। मेरे हाथ में थोड़ी है खत्म करना। अभी आपका स्टैंड क्या है, खत्म होना चाहिए या नहीं? किसका हम आरक्षण? लोग आरक्षण के मारे हुए हैं। क्या हुए हुए हैं? आरक्षण के मारे हुए हैं हम लोग। ये फॉरवर्डों का गांव है। फिर से आप वही बात करने लगे, जिसकी जिंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी तो क्या आरक्षण की जरूरत पड़ेगी? अभी एट प्रेजेंट बोलिए, मैं 10 क्या साल बोल हो रही गए, हूँ? 70 साल हो गए, मैं कोई भी क्या नई बोल पार्टी रही आती है आरक्षण और SC ST को लेकर के स्टैंड ही नहीं लेती। मैं क्या बोली अभी? मैंने क्या बोला अभी? अगर हमारी जिंदगी, कहाँ आंसर मिला सर जी? नहीं सुनिए, आंसर दे ही रही हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहते हूँ। दूसरे किसी पार्टी का आदमी आता है तो इतनी ऊंची आवाज में बात करते हैं, कहते हैं तो लड़की देखे तो चिल्लाने लगे। नहीं मैडम, अगर इतनी ऊंची आवाज में 74 साल में बात की होती तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। अभी आएंगे ना पहन के, जो आते भी नहीं हैं, आपके जो मुखिया हैं, कितने लोग मिले यहाँ पे नीतीश जी से, मैं इतने छोटे से उनको देख रही हूँ, कोई आते भी नहीं है यहाँ पे आप लोगों के। अगर पूछे होते तो आज ये प्रश्न नहीं पूछना पड़ता, तब तो जी हुजूरी करके हाथ जोड़ लीजिएगा सभी लोग। साहब जी आ गए हैं, साहब, सर 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 अपनी कृपा बना के रखिए सर, मैंने ये आप लोग को करते हुए बचपन से देखा है और यही खत्म करने का ये मौका दे रही हूँ। आरक्षण की बात पूछ रहे हैं ना, मैं बात आपसे ये कर रही हूँ कि आपकी जिंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। क्या सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने से कितना पैसा मिलता है? प्राइवेट नौकरी में नौकरी पाने से कितना पैसा मिलता है? अंतर नहीं पता है यहाँ पे लोगों को। मैं उस तरह की बेहतरी की बात कर रही हूँ। मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि जो लोग जाति और धन पे आपको आरक्षण देने की बात करते हैं या नहीं करते हैं, वो किसी के लिए कुछ नहीं करता, फिर जाता भी मार्च के नहीं। महीने में एक इश्तेहार आया, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, पालीगंज का विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है काब, वहां आई हैं। इनसे जानना बेहद ज़रूरी है किन एजेंडों के साथ अब ये मुहर लगाएंगी, क्योंकि इन्हें मुख्यमंत्री बनना है। स्वागत है मैम। थैंक यू। मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है, जो मैंने बहुत बार बोला भी है ऑन एंड ऑफ। मुझे रोज़गार लाना है, मुझे जॉब्स लाने हैं, मुझे यहाँ पे जितने लोग हैं उनको अमीर बनाना है, उनको वो इज्जत देनी है जिसके लिए वो दूसरे राज्यों में जाया करते हैं। कैसे आएगा वो भी मैंने बताया है। ज़बरदस्त एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पूरे विश्व की सबसे उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उस ज़मीन की वो आधे से भी कम है। उसका यही कारण है कि किसी भी तरीके की सहायता नहीं मिलती किसानों को। किसानों की कैसी हालत है वो आपको पता है। उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनको सहारा देने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, वो मैं लाऊंगी। उसके अलावा जो इतने सारे उद्योग हैं जिनको इन्होंने बंद कर दिया है पिछले 30 साल में, यहाँ के जितने उद्योग हैं जो मैंने जा के आपको हर ज़िले में दिखाया है, क्योंकि हमारे अंदर वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया है कि हमारे पास कुछ भी है। मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की। हम गोल्ड माइन पे बैठे हैं। वो सारे उद्योगों को लगाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को लाने की ज़रूरत है। अभी आप इन्वेस्टर्स से बात करिएगा तो आपको बोलेंगे वहाँ बहुत करप्शन है, हम नहीं जाएंगे। वो करप्शन कैसे ख़त्म हो? क्यों आएगा कोई इन्वेस्टर यहाँ पे? एक छोटा सवाल इसी में मैम, बहुत कम समय लेंगे। चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल जुमला कह रहे हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी क्या कहेंगे? जुमला तो करने में यहाँ आई नहीं, बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात है। मैंने पहले दिन से अभी तक में कोई जुमला नहीं किया है। मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ है, मैं उतना पढ़ी लिखी हूँ, उसी सब्जेक्ट में पढ़ी लिखी हूँ जिससे कि पॉलिसीज़ बनाई जाती है। मैंने पहले पॉलिसीज़ बनाई है, विकसित देशों के लिए बनाई है। दुनिया भर में पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं उन सबको पढ़ा है। कोई कुछ भी असंभव, कोई भी जुमला नहीं है। हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो गया है। जब पूरा देश कर सकता है और बिहार उनके करने में कंट्रीब्यूट करता है तो बिहार तो करेगा ही, और मैं वो करके दिखाऊंगी। जात धर्म से आदमी नहीं ऊपर उठ पाते। आपके जो एजेंडेज हैं उससे अगर हर किसी को खुशी मिलती है, हर किसी के घर में चूल्हा जलता है, तो जात और धर्म अलग हो जाएगा। उस पर क्या रुख रखेंगे और किस तरीके से उसका जो बिहार में एंट्री होगा पुष्पम प्रिया चौधरी करेंगे? देखिए, मैं धर्म से हिंदू हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं हर धर्म का लेकिन इज्जत करती हूँ, क्योंकि मेरे हर धर्म के दोस्त हैं, हर जाति के दोस्त हैं, और सब मेरे परिवार जैसे ही हैं। अगर मुझे आज कुछ होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा।
तो मेरे सामने आ जाएंगे वो मुझे बचाने के लिए। तो जाति और धर्म सिर्फ वो चुनावी मुद्दा होता है, ताकि 5 साल तक जो इन्होंने काम नहीं किया उसके बारे में इनको बात नहीं करनी पड़े। हर इंसान का मतलब होता है हर इंसान। जब कोविड आता है तो आपसे पूछ के तो नहीं लगता आपको कि आपकी जाति और धर्म क्या है। जब बाढ़ों में वो सांप काटता है तो आपसे पूछ के तो नहीं काटता आपको कि क्या है जाति धर्म। ये बात बिल्कुल झूठी है। मैंने बार बार बोला है, ये बहुत ही इलीटिस्ट माइंडसेट है कि गांव के लोग जो हैं वो जाति धर्म के बेसिस पे वोट करते हैं। आप उनको कोई ऑप्शन ही नहीं देते। 2 पार्टीज है या 3 पार्टीज है, सब जाके एक ही बात करते हैं, तो वो मजबूर हैं चुनने के लिए। विकास की बात करेंगे तो क्यों नहीं चुनेंगे? आखिरी सवाल, कई जो है क्या उस पार्टी के भविष्य तय करेंगे? परिणामी तो पार्टी का भविष्य तो कोई भी इलेक्शन का परिणाम ही तय करता है। आखिरी सवाल मैम, सब जीतेंगे। कई जिलों में आपने घूम लिया है, 243 ऑलमोस्ट सब जी। जिलों मैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी मुख्यमंत्री बन रही हैं। पहली चीज, इसमें एक चीज जरूरी है बोलना, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी ये नहीं लिखा था उस दिन। लिखा ये था कि मुझे बिहार को बदलना है। अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना होता तो किसी से छिपा नहीं है, मेरे पास जदयू में जाने का ऑप्शन जी था। बिल्कुल, इसीलिए सवाल ये पूछा। पार्टी मैंने एक आप सभी को साफ सुथरी पार्टी देने के लिए बनाई है, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक भयंकर अकाल है एक ऐसी पार्टी का जिसमें क्रिमिनल्स नहीं हो, जिसमें साफ सुथरे नॉर्मल आप लोग के जैसे लोग हों। तो उसके लिए मैंने पार्टी दी है और 243 सीट जीतेंगे जी, सरकार बनाएंगे और बिहार को बदलेंगे। आउटरो मुझे देने दो आप बैकग्राउंड में एक सेकंड।